सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया विकासोन्मुखी। कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकसित होगा भारत, उत्तराखंड का भी होगा विकास। देहरादून में सख्त चेकिंग, चप्पे चप्पे पर जवान। विधानसभा सत्र को लेकर अलर्ट मोड में उत्तराखंड पुलिस। ब्रिडकुल का 16वां स्थापना दिवस आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्चुअल जुड़े मुख्य अतिथि रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत का बयान। हरिद्वार से बेटे को लड़ाना चाहते हैं चुनाव, जनता से की अपील। धनौल्टी ओली पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी। उत्तराखंड मौसम विभाग में पूर्वानुमान, आईएमडी का अलर्ट। चारों धामों में भी हो रही है बर्फबारी। और उत्तराखंड में सामने आया एक और फर्जीवाड़ा। उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर से जुड़ा मामला। आपूर्ति विभाग के द्वारा कराई जा रही केवाईसी में खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सदन में बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे लोगों में मायूसी भी देखने को मिली है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। इसके साथ ही आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस बजट पर कई सवाल खड़े किए हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सदन में अंतरिम बजट पेश किया। सरकार के इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि चुनाव से पहले सरकार इस बजट के सहारे लोक लुभावन फैसले लेगी, लेकिन सदन में पेश किए गए इस बजट में ना तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया और न ही कोई बड़ी घोषणाएं देखने को मिली। वहीं उत्तराखंड की आम जनता की माने तो सरकार के इस बजट से जनता के हाथ निराशा लगी है। एक आम आदमी को बजट में बेसिकली चाहिए थोड़ा सा टैक्स में रिलैक्सेशन मिले वो सेंट्रल, और प्लस हेल्थ और एजुकेशन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा आए, जिसको लोकल बॉडीज को मिले। इंश्योरेंस अप टू 10,000 हाउस होल्ड को मिलना चाहिए। हाउस होल्ड आइटम्स, सिलेंडर वगैरह, वो सब में थोड़ा सा टैक्स वो कम करना चाहिए। ये बोलूँगा कि सरकार के पास बजट तो बहुत है, पर वो बजट को अगर सही जगह यूज़ किया जाए, जैसे लघु उद्योगों में यूज़ किया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर वो है कि स्वरोजगार के उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाए। आज के टाइम में युवाओं को पता नहीं है कि स्वरोजगार के टाइम में भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट का, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो उन्हें नहीं पता है आज के टाइम में। तो वो अगर गवर्नमेंट का अच्छा यूज़ करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ यूज़ की जा सकती है। युवाएं आज के टाइम में अच्छा वो दे सकते हैं, अपना अच्छा समर्थन दे सकते हैं अपना, उसमें स्वरोजगार से लेके हर चीज़ से लेके। अगर नौकरी ना भी करना चाहें आज के टाइम में, तो ये चीज़ है कि स्वरोजगार आज के टाइम में बहुत अच्छा वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ये बजट अंतरिम बजट तो है, लेकिन ये समावेशी और इनोवेटिव भी है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। इसके साथ ही ये बजट देश में भविष्य के निर्माण का बजट है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बजट आम जनता की सभी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। देश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देखिए, जो बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश की लोकसभा में पेश किया है, वो घोर निराशाजनक बजट है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, जनता को बहुत ज़्यादा
उम्मीदें इस बजट से थी कि महंगाई से जो है कुछ राहत मिलेगी, बच्चों को कुछ रोजगार के लिए नई राह निकलेगी, जो है रुके हुए विकास के पहिए शायद आगे बढ़ेंगे, टैक्स स्लैब में कुछ जो है मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन हर किसी को जो है निराश होना पड़ा, क्योंकि बजट में किसी के लिए भी कुछ नहीं था। और उल्टे आज जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और जो गैस में छूट की उम्मीद लोगों को थी, जो पेट्रोल डीजल में राहत की उम्मीद थी, वो भी लोगों को नहीं मिली। क्योंकि जो है वर्ल्ड बैंक पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है, क्योंकि देश पे जो कर्ज का बोझ है वो लिमिट को जो है क्रॉस करने वाला है। देश का आज बजट प्रस्तुत हुआ है, अंतरिम बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बजट है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित बजट है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए बजट है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर जनता को खुश करने का प्रयास करेगी। हालांकि सरकार की इस बजट से आम जनता को निराशा हाथ लगी है, जबकि सरकार का दावा है कि ये बजट देश के विकास में अहम योगदान निभाएगा। सरकार का कहना है कि साल 2047 तक भारत विकसित बन जाएगा। वहीं सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बजट में भी कोशिश की है। देखना ये होगा कि पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड इससे कितना लाभ ले पाता है। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले में लोकसभा प्रभारी एवं प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शहर के विभिन्न पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चर्चा की है तथा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस की रीति और नीति से आमजन को अवगत कराने तथा वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को समझाने का आह्वान किया है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप, कांग्रेस के वॉर रूम सदस्य प्रेम बहुखंडी व प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह नेगी आदि के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रतापनगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारी है उनका वो आज जिला अध्यक्ष से जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पे हैं। कार्यक्रम नेता कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो विधायक हैं प्रतापनगर टीवी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एसएससी से। तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पे है। तो ये इनका दौरा चल रहा है, टूर चल रहा है और कल देवप्रयाग में थे, आज पौड़ी में है, कल कोटद्वार जाएंगे। देखिए, पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद पौड़ी जिले में लोकसभा प्रभावी, आपको बता दें, लोकसभा प्रभारी एवं प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी के साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शहर के जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चर्चा की है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए कांग्रेस की रीति और नीति से आमजन को अवगत कराने तथा वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को समझाने का आह्वान किया है। देखिए, पौड़ी लोकसभा में प्रत्येक जो हमारे संगठन के जनपद हैं उनमें बैठक की जा रही है
और कल हमने देवप्रयाग जनपद में बैठक की, आज पौड़ी जनपद में की, कल हम कोटद्वार में करेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेटर का काम है, संगठन में यदि कहीं गैप है तो उसको पूरा करना है, समन्वय का काम करना है। और जो विशेष जोर है वो ये है कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो बूथ के एजेंट हैं, अगर कहीं नहीं बने तो उनको बनाने का काम करना है। और ज़्यादातर जगह में 99% जगहों में हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथ एजेंट बने हुए हैं। कार्यक्रम नेता है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो विधायक हैं प्रतापनगर टिहरी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एसएससी से। तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पे है। तो ये उनका दौरा चल रहा है, टूर चल रहा है। और कल देवप्रयाग में थे, आज पौड़ी में है, कल कोटद्वार जाएंगे। आज लोकसभा की तैयारी को लेकर जो प्रतापनगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी को, उनको पौड़ी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है और वो आज मीटिंग दे रही कार्यकर्ताओं को। आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या हमारे आगे के कार्यक्रम होंगे और जो हमारे बूथ लेवल की तैयारी है उनका वो आज जिला अध्यक्ष से जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पूरे संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में बीती रात्रि से मौसम में बदलाव के चलते भारी बर्फबारी होने से ऊंची चोटी वाले इलाके बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट के साथ साथ मौसमी फल के लिए किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिली है। आपको बता दें, पर्यटन नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुनस्यारी इलाके में दूर दराज से पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। अच्छा लगा मुनस्यारी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है। अभी बर्फ गिरा तो हम लोगों को लगा था कि बर्फ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल से रात से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो आए घूमने के लिए। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आए, बाहर आए, आप लोगों की ऊपर वाला की कृपा है, ठीक है। आप नहीं आते तो ये मुश्किल था। अरे आप लोग बुलाते हैं तो इसीलिए तो हम लोग आते हैं ना। आप लोग यहाँ पे नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे आएंगे। आप लोग बुलाते हैं इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, अगली बार भी आएंगे हम लोग, ठीक है। आपने यहाँ पे टेंट लगाया है और बर्फ में और पूरा जो है टूरिज्म क्षेत्र का आनंद उठा रहे हैं। हम तो इसीलिए टेंट लाए हैं क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह में तो रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जो नेचर का मजा है ना तो बर्फ में बाहर में ही मिलेगा ना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना काल के दौरान बंद की गई ट्रेनों को फिर से संचालित किए जाने की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। लक्सर और आसपास के इलाके के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार दिल्ली पैसेंजर करीब आधा दर्जन ट्रेनों को जो कोरोना काल से पहले हरिद्वार लक्सर व सहारनपुर लक्सर मुरादाबाद से रेलखंड मार्ग पर चलती थी, इनका लक्सर जंक्शन पर स्टॉपेज था। इनके संचालन की मांग को लेकर नगर के लोगों द्वारा हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के व प्रदेश के मुख्यमंत्री व रेल मंत्री को भी ज्ञापन भेजे गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इन तमाम ट्रेनों के संचालन न होने की वजह से उत्तराखंड का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन लक्सर वीरान स्थिति में हो गया है। साथ ही डेली पैसेंजर को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों के साथ साथ रेल विभाग को भी प्रतिमाह कई लाख रुपए के राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारे टाइम से क्या, पढ़ते टाइम से भी लोकल फर्स्ट लोकल होती थी, एक सेकंड लोकल होती थी, जिसमें आदमी 10 रुपये का टिकट लेके सहारनपुर चला जाता था। अपने काम निपटाने के बाद 10 रुपये का टिकट लेके शाम को 8 बजे अपने घर पहुँच जाता। लेकिन अब 500 रुपये भी जेब में होने के बाद आदमी सहारनपुर नहीं पहुंच पाता। यहाँ से रुड़की से फिर सहारनपुर की बस पकड़नी पड़ती है और आकस्मिक दुर्घटना होने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि जिसके पास 2 मोटरसाइकिल, अगर एक मोटरसाइकिल पे 2 आदमी अलाउ होते हैं, अगर तीसरा बैठता है चलान होता है, दूसरा दुर्घटना होने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसलिए मेरी ये कह रहे हैं, जो हमारी सरकार है बीजेपी की, ये कह रही है कि विकास कर रहे हैं, लेकिन लक्सर का विकास बिल्कुल रोक दिया उन्होंने, ट्रेन बंद करके। यहाँ देखिए साहब, मैं ट्रेनों के बारे में इतना कहूँगा कि जब बचपन से देखते आ रहे हैं, ट्रेन का इस क्षेत्र के लोगों को जितना फ़ायदा था, जितना सुख मिलता था, वो आज तक बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी नहीं मिल पाता। गरीब आदमी को 10 रुपये के टिकट में आराम से वो देहरादून और सहारनपुर सब जगह वो जाया करता था। सारे काम दिन भर करके शाम को सकुशल अपने घर वापस लौटता था। और आज की स्थिति ये है कि सब लोग लावारिस हो गए हैं।
अपने वाहन से जा रहे हैं, दुनिया भर की दुर्घटनाएं हो रही हैं। फर्स्ट लोकल, सेकंड लोकल और बॉम्बे गाड़ी है, इन सब गाड़ियों से यहाँ के व्यापारियों को भी बहुत अच्छा व्यापार मिलता था, गरीब आदमियों को बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन ये सब ट्रेन बंद करके इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और अभी हाल में एक अयोध्या के लिए गाड़ी चलाई है, उसका स्टॉपेज भी यहाँ इन्होंने ना दे करके एक यहाँ की जनता को जो है ना, मतलब जनता के साथ एक मजाक किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिडकुल के 16वां स्थापना दिवस के मौके पर एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, PWD सचिव पंकज पांडे, MD ब्रिडकुल DK यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमें प्रदेश में हिमालय की प्रकृति के अनुसार विकास करना आवश्यक है, साथ ही नई आधुनिक तकनीकी की मदद से उसमें इम्प्रूवमेंट लाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रोपवे का निर्माण हो और इसमें वैज्ञानिक तकनीक की भी मदद ली जा सके। स्थापना दिवस पर जो है हम लोग सबको बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर सभी आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब आए हुए हैं। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उस पर चर्चा होगी कि निश्चित रूप में अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ अपनाई जाए और जो यहाँ के पर्यावरण की रक्षा कर सके। ब्रिजेस बनाने का काम है, रोड बनाने का काम है और मैं ये भी चाहता हूँ कि फर्नाकुलर रेलवे भी हमारे उत्तराखंड में बने, तो उसके बारे में भी चर्चा मैंने की है। तो निश्चित रूप में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। सर, हरिद्वार में आज हम 16वां ब्रिडकुल का स्थापना दिवस मना रहे हैं और पीरियड थोड़ा सा स्टार्टिंग में शुरू के कई साल हम जो है विदाउट प्रॉफिट ऑपरेट करते रहे, जैसा होता है एस्टैब्लिश करके। और इस साल हम जो है 190 करोड़ का टर्नओवर होने के साथ साथ 4.8 करोड़ प्रॉफिट पे चल रहे हैं। तो प्राइमरी स्टेज हमने ब्रिडकुल की पार कर ली और अब फ्यूचर विज़न यही है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, रोपवेज हैं, टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, उसमें हम डाइवर्सिफाई करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री किया जाना है। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम भी डस्टबिन फ्री करने का लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसको लेकर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं कि 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाए। इसी क्रम में बाजार और घरों से जब कूड़ा उठाकर लाया जाएगा तो केवल स्लीपिंग कूड़े के अलावा कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। देखिए, बिन फ्री सिटी जो है, यदि आपका हमारे शहर के अंदर डोर टू डोर की सेवाएं हम लोग जो है 100% पे ले जाते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो जब मार्केट और घरों से कूड़ा उठ जाएगा तो बिन में कूड़ा नहीं आना चाहिए रोड स्वीपिंग के अलावा। तो इसलिए जो है बिन फ्री सिटी का जो है टारगेट रखा गया है, ताकि साथ ही साथ हमारा डोर टू डोर भी इम्प्रूव हो सके, तभी हम लोग बिन फ्री सिटी भी तरफ करेंगे। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम लोगों को जो नए व्हीकल्स मिले वो अलाइनमेंट करके हम लोग जो है बिन फ्री सिटी करने में कामयाब होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के तमाम प्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख डोईवाला भगवान सिंह पोखरियाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए विकासखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि कोविड काल में जिस तरह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कोरोना काल में सेवा की थी, सभी सुविधाएं मुहैया कराई थी, लेकिन कोरोना काल में 2 साल पंचायत प्रतिनिधियों को काम करने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाया जाए। हैं कि जो हमारा 2 साल कोविड में ख़राब हो गया 2020 और 2021, तो वो हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे हम बाकी समाज सेवा अच्छी तरह से कर सकें। जो कमी थी हमारी उस टाइम रहेगी वो अब पूरी हो सके, यही चाहते हैं कि 2 साल और बढ़ाया जाए। कमियां नहीं, कुछ बजट नहीं आया, जो कुछ भी किया हमने अपनी तरफ से किया। वहाँ पे राशन बांटना था, जो भी था कोविड में गाँव में बहुत सारी समस्याएँ थी, कोई सुविधा नहीं थी उस टाइम। तो 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हम लोगों ने, सभी की मदद की, जो भी किया अपने पास से किया, बाकी कुछ नहीं आया, कोई बजट नहीं आया, कुछ नहीं आया था हमारे पास उस टाइम पे। 2 साल जो भी था हमने अपने पास से किया, चाहे कोई राशन था, चाहे किसी को रेसिडेंस देना था, कुछ भी था अपने पास से किया जो भी हुआ।
त्रिस्तरीय पंचायत उत्तराखंड की सरकार की जो मांगे हैं हमारी ये है कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल कोविड में जो हमारा समय बर्बाद हुआ था उस समय हमारी कोई भी ग्रांट हमें वित्तीय मंजूरी नहीं मिली थी, हमें न पैसा आया था हमारी पंचायतों को। तो हमारा 2 साल जो हमारा जो ग्रांट आनी थी वो भी नहीं आई थी, न वो ग्रांट हमें 22-23 में मिली थी। तो उस समय सभी लोगों ने, सभी प्रधान संगठनों ने, सभी क्षेत्र पंचायतों ने, सभी जिला पंचायतों ने अपने अपने पंचायतों में बहुत बढ़ चढ़कर कोविड में काम किया था और निःशुल्क काम किया था, जो कि हमारे पे कोई सुविधा नहीं थी, सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं मिला था। उसके बावजूद भी सब ने बढ़ चढ़ के काम किया, लोगों की मदद करी, लोगों की सहायता करी। तो हम चाहते हैं कि वो हमारा जो समय, जो हमारा 2 साल हमारा खराब हुआ है, वो हमें बढ़ा के दिया जाए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।